अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं बतूल राजपूत। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सियासी तौर पे होना तो ये चाहिए कि एक हुकूमत अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी करे, उसके बाद शफाफ मुदाखलत के बगैर इलेक्शंस हों और फिर एक नई शख्सियत और एक नया सेटअप सामने आए। लेकिन PDM की 10 सियासी जमातों का ये मकसद नहीं है। उनका मकसद है इमरान खान को घर भेजना। वो चाहते हैं कि एक नई शख्सियत सामने आए तहरीक अदम एतमाद की सूरत में। लेकिन ये होता हुआ इतना प्रैक्टिकल दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें अखज़ ये किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार न्यूट्रल है। आप मौलाना फजल रहमान के बयानात उठा के देख लें या नवाज शरीफ पे लिखी हुई कोई भी किताब पढ़ लें, ये एक हकीकत रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो ये हज़म करना बहुत मुश्किल है कि न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि वो उसकी नेचर के ही खिलाफ है, उसकी फंक्शनैलिटी के खिलाफ है इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे एतजाज़ एहसन साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नसीम जहरा सीनियर जर्नलिस्ट, मुबशर जैदी सीनियर जर्नलिस्ट मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ एतजाज़ एहसन साहब से करेंगे। एतजाज़ साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या वाकई जब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब को गारंटी मिली एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने की, तो उसके बाद तहरीक अदम एतमाद पे काम शुरू हुआ? नहीं, मुझे कोई ऐसी इतला नहीं है और ना ही मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को ऐसी गारंटी पे चलने वाली पार्टी है। हम हमेशा ना मसाइल हालात को फेस किया है और हमने जेलें काटी हैं, हम जेलों से निकल नहीं गए और इसलिए मुझे इसका कोई यकीन नहीं है कि ये ऐसा हुआ हो। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है? क्योंकि आपका तो बहुत ज़्यादा सियासी तजुर्बा रहा है। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल कि एस्टैब्लिशमेंट्स कभी न्यूट्रल हो सकती हैं, वो ये पोजीशन ले सकती हैं? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो ही नहीं सकती, होती नहीं। एस्टैब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं हुई। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट ये वेरीफाई करते हैं कि उनकी बात हुई है और जो मुलाकातें होती रहती हैं बैकडोर, उनमें यही मैसेज कन्वे किया जाता है कि हम न्यूट्रल हैं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, अपने इक़्तिदार में खुद आएँ। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर हम ये कंसिडर कर लें कि न्यूट्रल ही है, तो आपके ख्याल में क्या ये क्योटिक होगा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए या बेहतर होगा? नहीं, बेहतर होगा अगर न्यूट्रल हो तो, पर न्यूट्रल होती नहीं है। ये आप कभी न्यूट्रल नहीं हुई। मेरी 50 साल की से मैं सियासत कर रहा हूँ। तो फिर ये बयानिया क्यों इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है कि ऐसा है? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे मौलाना का बेसिकली एक ख्याल है कि लोग इनकरेज हो जाएंगे। अव्वल तो उन्होंने ही शुरू किया ना पहले से कि हाथ उठा लिया है, बाकी फॉलोअर्स हो गए, वरना वो तो बात तो सिंपल है कि अगर मतलब है जो कहता है इंतजामिया को, मौलाना कहता है कि आप न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल का मतलब है ये नहीं है कि न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल का मतलब है हमारे साथ हो जाए। अच्छा, ये न्यूट्रल की नई तशरीह है। हाँ, ये है, कोई वो न्यूट्रल नहीं होते एस्टैब्लिशमेंट वाले। ठीक है, लेकिन ये भी ख्याल किया जा रहा है कि एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए, वोटिंग हो जाए, उसके बाद असल इस बात का जवाब मिलेगा कि न्यूट्रल है भी या नहीं। इस वक्त तो हर शख्स एक नई तशरीह ढूंढ रहा है न्यूट्रल होने की, लेकिन आपने जो निशानदेही की है कि न्यूट्रल होने का मतलब है कि आप अपनी तरफ ले आए, तो इस पर भी मेरा ख्याल है सिचुएशन आने वाले दिनों में ज़्यादा क्लियर होगी जब वोटिंग हो जाएगी। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाह रही हूँ एतजाज़ एहसन साहब, नाक़िदीन ये कहते हैं कि चौथे बजट के आने से पहले उसको रोक के तहरीक अदम एतमाद पेश करना, और अगर वो कामयाब हो जाती है तो ये तो इमरान खान को सियासी शहीद बनाने के मुतरादिफ है। वो बाद में मज़ामती नारे भी लगा सकते हैं कि मुझे निकाल दिया, अब देखो कितना टैक्स लगा दिया आप पे। अमूमन होता तो ये है कि जो हटाया जाए उसके साथ हो जाती है हमदर्दी लोगों को यकदम। लोग जूलियस सीजर के ड्रामे की में जो क्राउड दिखाए गए उस तरह बदलते हैं फौरन ही, और वो ये हो सकता है वो इमरान खान के लिए बहुत चैलेंजेस है। उन्होंने ये जो इकोनॉमी का और कीमतों का और ये सारा महंगाई वगैरह ये सारी उनके जिम्मे चूंकि लग रही है,
तो वो बड़े चैलेंजेस हैं। लेकिन आप तो उनको चैलेंजेस से बाहर निकाल रहे हैं, उनको घर वापस भेज के, क्योंकि अगर तहरीक कामयाब हो जाती है और फॉर एग्जांपल नया सेटअप आ जाता है और 400 अरब के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तो फिर इमरान खान तो मज़ामती पोजीशन में होंगे, वो मज़ामती स्लोगन्स लगा के सामने आएंगे कि देखिए मैं गवर्नमेंट में होता तो शायद इतने टैक्सेस नहीं आते, अब इतने टैक्सेस भी हो गए हैं, अब मुआशी सूरत हाल देखो, मुझे क्यों निकाला वाला वर्जन दोबारा रिपीट हो सकता है। नहीं, अगर ये हुआ मगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया इमरान के खिलाफ, तो जो नया वजीर आजम आएगा वो मेरे ख्याल में, मुझे इसकी इतला नहीं है, मैं कोई इतला नहीं दे रहा हूँ। आपने चूंकि सवाल ही ऐसा किया जिसपे क्यास ही गालिब जिसका आंसर है, तो क्यास मैं ये कर रहा हूँ कि नया वजीर आजम आके असेंबली डिसॉल्व करेगा और इलेक्शन कराएगा। ये नया वजीर आजम के हवाले से भी सवाल करने से पहले ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर स्पीकर ने होल्ड कर दी रिक्यूजेशन इजलास बुलाने की, तो ऑपोजिशन के पास क्या ऑप्शन है? ये ऑपोजिशन को मतलब है फैसला करना पड़ेगा कि दो कॉन्फिडेंस मोशन लाए या ना लाए। ये बतूल सारी बातें अगर से शुरू हो रही, तो अगर तो कोई सवाल ना हुआ तो देखिए इंतजार साहब, आप लोग भी तो एक डेडलाइन देते हैं कि 5 दिन में मुस्ताफी हो जाए, 2 दिन में मुस्ताफी हो जाए, वो भी मुस्ताफी नहीं हो रहा है। तो ये सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन है, फ्लूइड है। तो सर अगर सही सवाल शुरू होगा, मुझे ये बता दें कि अगर वजीर आजम तब्दील हुए तो कौन होंगे वजीर आजम? राजा परवेज अशरफ? अगर पे हो तो मुझे नहीं पता कौन होगा, ये तो डिपेंड करेगा बड़ी उस पे पॉलिटिक्स होंगी। और मैं कहूँगा मिसाल के तौर पे लोग इस तो करते, मैं कहूँगा जाहिर है मेरा तो ये मानना होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो और दूसरों से वो बहुत बेहतर है, तो किसी और को पूछेंगे वो कहेगा हमजा शरीफ हो जाएगा या शहबाज शरीफ। लेकिन आपके ख्याल में कौन होना चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं, मेरे ख्याल में तो बिलावल भुट्टो जरदारी को होना चाहिए। तो एक पार्टी का सवाल है ना। तो फिर राजा परवेज अशरफ का नाम क्यों सर्कुलेट करता है? राजा परवेज अशरफ का नाम पता नहीं वो सर्कुलेट करता है, वो पहले भी तो रहे हैं वजीर आजम और अच्छा वजीर आजम रहा है, उसका नाम भी सर्कुलेट करेगा। जाहिर है जो भी नेशनल असेंबली में है सीनियर पीपल्स पार्टी वाला, उसका पीपल्स पार्टी के हवाले से नाम सर्कुलेट करेगा, और जो नून लीग में है उसका नून लीग के हवाले से नाम सर्कुलेट करेगा। पर ये तो क्या सराही है ना। अच्छा ठीक है, इत्तेज़ाज़ साहब एक और क्या सराही कर लेते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा है कि अगर हमें घर भेजने की कोशिश की गई तो फिर पूरा सिस्टम ही लपेटा जा सकता है, तो आप सिंध छोड़ने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। शेख साहब तो वो कुर्बानी से पहले कुर्बानी वाले शेख साहब है, और 4 साल वो लगे रहे कुर्बानी से पहले कुर्बानी नवाज शरीफ की दिलवाते रहे, और इमरान खान की भी वो कुर्बानी से पहले कुर्बानी तो नहीं कहते उससे, पर वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जिन्होंने 5 साल पूरे किए गवर्नमेंट ने, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं, 2 प्राइम मिनिस्टर हो गए, और नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो 5 साल पहले वो मुकम्मल किए। शेख साहब हर साल कहते रहे, जब 4 महीने रह जाते थे कुर्बानी की ईद को, कहते थे कुर्बानी से पहले कुर्बानी होने वाली है। तो ये आप कयास कर सकते। मैं तो आपको सिंपली कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतना न खपे आप लोग। पाकिस्तान में माजी के अलावा कोई पेशीन कोई की नहीं जा सकती। एक और बात शेख रशीद साहब ने कही, उन्होंने कहा कि हमने ऑपोजिशन को ये ऑफर किया कि 6 माह पहले इलेक्शंस करवा देते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये एक बेहतर ऑफर है? आप लोग भी एक नए सेटअप की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये ऑफर कबूल क्यों नहीं करते आप? नहीं, ये तो अब पार्टीज में डिपेंड करता है ना। मैं तो पार्टी नहीं हूँ ना अकेला, पर हमें चाहिए जरा टाइम। हमारा इस वक्त इमर्ज कर रहा है बहुत बेहतर
और सबसे बेहतर इमर्ज कर रहा है बिलावल। एंड ही इज दी एज, कहते नहीं बच्चा है उम्र उसकी, जो उसकी उम्र पे तो नवाज शरीफ वजीर आला पंजाब हो गया था, और इसी उम्र पे उसकी वालदा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो गई थी। 35 साल इज दी आइडियल, और वो उसको ग्रूम हो रहा है। और आप देखो वो पॉलिटिक्स सबसे बेहतर कर रहा है, अपनी अलहदा अपनी लॉन्ग मार्च लेके आ रहा है, चला हुआ है, तकरीरें कर रहा है, मौजूद तकरीरें कर रहा है, कोई शरील नहीं हो रहा, कोई वो तुतड़ू नहीं बजा रहा, ठोस सब्जेक्ट पे तकरीरें कर रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगी। एतजाज एहसन साहब तकरीर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे करते हैं और वो एक बड़ी करिश्मेटिक पर्सनालिटी है उनकी, लेकिन कल जिस तरह की तकरीर इमरान खान ने की उसी तरह के जवाब बिलावल साहब ने भी दे दिए। तो सर ये जो हमारी सियासत में कल्चर है अनोखे और नए नए अल्फाज इस्तेमाल करने का, ये तो अब तकरीबन सब पॉलिटिकल पार्टीज में है, इस पे आप क्या कहेंगे? पर बिलावल में मतलब है ये फिनेस भी है। तो देखो बिलावल ने वो मैं उसको कल अपने जलसे में कह रहा था, लॉन्ग मार्च जलसे में लाहौर में, कि फूल की पत्ती मारता है जो मार सकता है, ये देखें वो, और उसका जख्म बहुत सख्त हो अगले को। ये जो उसने बात की प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की जगह प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कह दिया, और बड़े धीमे अंदाज से। आई ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट। वो सिलेक्ट अब उसको चिमटी गया नवाज इमरान खान। तो ये इस किस्म की सॉफ्ट चोट लगाना, ये तो पार्लियामेंटेरियन का काम है। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल है एतजाज एहसन साहब कि आपके नाकिदीन आपके बारे में कहते हैं कि आप नवाज शरीफ के पहले इतने खिलाफ नहीं थे, उस तरह के सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते थे जितने अब करते हैं, ऐसा क्यों? मैं तो इतना ज्यादा नहीं करता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं नहीं करता हूँ अभी तो। पर अब कुछ दिन पहले तक तो कह रहे थे आप। कुछ दिन पहले से मैं आज भी जो पहले कहता था वो आज भी कहता हूँ, पर मैं कोई इतना आपने कहा है ना कि मैं पहले कह रहा था आजकल नहीं कह रहा, तो क्या आप शर्मिंदा हो गए थे कि नहीं कहना चाहिए था? नहीं, शर्मिंदा होने की क्या बात है। मेरा लहजा ही नहीं है इतना गैर पार्लिमानी या कुछ। मैं अगर बात करता हूँ किसी के हवाले से तो जो हकायक है वो कहता हूँ। ये बीच में मतलब जिसको कहते हैं पार्लिमानी एक खास दायरा, उससे बाहर मैं नहीं तजावुज़ करता। लेकिन एतजाज साहब क्या इसकी वजह यह है कि जो आपकी और चौधरी निसार की लड़ाई रही उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में से किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया, तो आपके अंदर एक ग्रज रह गया जिसकी वजह से आप नवाज शरीफ के लिए ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? ये भी खूब है, ठीक है। सवाल है नहीं, ये तो सवाल रहे बेशक, इसका कोई मुझे कोई उससे तवक्को नहीं थी नवाज शरीफ से या किसी इसकी। आई कैन डील विद निसार अली माई सेल्फ एंड आई डेल्ट विद माई सेल्फ। मुझे कोई ना मैंने नवाज शरीफ से तवक्को की ना अपनी पार्टी से तवक्को की कोई है। आई कैन डील विद सच सिचुएशन माई सेल्फ, और आपने देखा कि मैंने कर लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। नाज़रीन यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN का अपना वर्किंग रिलेशन इतना मजबूत नहीं रहा कि वो अगर ये सिस्टम लपेटा भी जाता है तो एक नए सिस्टम पर मिलकर काम कर सकें, क्योंकि वो तो अब तक इस बात पर क्लियर नहीं है कि अगर इमरान खान को घर भेज दिया जाता है तो इलेक्शंस करवाने हैं या कोई और सेटअप लेके आना है। इवन रिक्यूजेशन के मामले में भी उन्होंने जो डेडलाइंस दी उसको भी फुलफिल नहीं किया। एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। मुझे ज्वाइन किया मुबश्शिर ज़ैदी, सीनियर जर्नलिस्ट, नसीम ज़हरा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि माजी में भी ये होता रहा है कि तरीके आती हैं, मार्चेस होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और नई हुकूमत आए। आप समझती हैं कि अपोजिशन ने ये रिस्क लिया है या वाकई ये इमरान खान को घर भेज सकता है? ये जी मुश्किल है कहना कि वाकई भेज सकते हैं या नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अपोजिशन जो है वो इतनी देर से तैयारी कर रही है और कुछ जो आसार हैं, कुछ लोग हिलजुल रहे हैं PTI से भी, और देख रहे हैं हम डेवलपमेंट्स ऐसी कि लगता ही है कि दिस इज अ सीरियस एफर्ट। अब इसका नतीजा क्या निकलता है वो तो जैसे आपने कहा कि तारीखी तौर पे देखा जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू भेज दिया जाए इन रिसेंट हिस्ट्री। लेकिन मेरा ख्याल है जब तक ये एक्चुअली टेबल नहीं होता तो रिजल्ट सामने नहीं आता तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है क्लियरली कि ये सीरियस एफर्ट है। ठीक है, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, आपसे बात करने से पहले एतजाज़ एहसन साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने कहा मेरा तो हमेशा ये स्टांस रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो ही नहीं सकती। तो सर आप ये बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल नहीं है, और नसीम ज़हरा ने भी कहा कि एफर्ट बहुत सीरियस है, तो इस सूरत हाल में आप क्या देखते हैं कि अपोजिशन के पास क्या, व्हाट कैन दे गेन थ्रू दिस? देखिए, उन्हें अपोजिशन को नजर आ रहा है कि वो इस वक्त दबाव डालने की पोजीशन में हैं, और गालिबन शायद एक हफ्ते पहले तक बहुत ज्यादा थे, क्योंकि महंगाई जिस तरह से हो रही थी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थी। लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ने जो फैसला किया कि पेट्रोल की प्राइसेस न सिर्फ कम कर दी बल्कि बिजली के यूनिट की कीमत भी कम कर दी, तो पहला धचका था अपोजिशन के लिए, जो इस बात पे बैंक कर रहे हैं कि लोग बहुत ज्यादा महंगाई से पिसे हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, जो सही बात भी थी। तो मेरे ख्याल में एक तो वो थोड़ा सा धचका लगेगा अपोजिशन को, मगर दबाव वाकई जैसे नसीम ने भी कहा, दबाव तो सीरियस है, और जाहिर है अपोजिशन के लिए यहाँ पर मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि दोनों जो बड़ी पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्या वो एक पेज पे हैं या नहीं। जरदारी साहब का ये जो रिसेंट एफर्ट है, ये जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड है, और जरदारी साहब ने जिस तरह से काफ के साथ मुलाकात करने के बाद शहबाज शरीफ की भी मुलाकात करवाई, तो काफ वालों ने सीधा सीधा जरदारी साहब को ये कहा है कि जनाब नून पे वो ट्रस्ट नहीं करते। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लगता नहीं है मुझे कि कोई इसका नतीजा निकल पाएगा फिल वक्त, अनटिल और अनलेस अगर कोई बहुत ही ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से एफर्ट हुई डिसलॉज करने की, तो दबाव बिल्कुल बढ़ेगा। इमरान खान साहब शायद छटपटाएं भी, लेकिन वो फ्रंट फुट पे जो आके खेल रहे हैं वो उनका मैसेज सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं है, उनका मैसेज उनके लिए भी है जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उन्हें सेलेक्ट किया है। तो इमरान खान भी रेजिस्टेंस के मूड में है, अपोजिशन भी इस पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल में अपोजिशन के अंदर अभी तक वो मुझे इत्तेहाद नजर नहीं आता जो कि किसी भी तरीके से हुकूमत को मजबूर कर दे कि वो खुद जो है असेंबलियां तोड़ दे वज़ीर-ए-आज़म। नसीम ज़हरा साहबा, कल की जो इमरान खान की स्पीच थी वो भी आप समझती कि आउट ऑफ स्ट्रेस थी, या जो पैगाम देना चाह रहे हैं जैसे मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने कहा वो पैगाम भी पहुंचा दिया है, और स्ट्रेस में भी जो जिस तरह से बातें उन्होंने की? देखिए, दो चीजें, एक तो ये मैं नहीं समझती कि महंगाई बड़ा फैक्टर इस सब कैलकुलेशन में है, सिंपली बिकॉज ये तो जो पार्लियामेंटेरियंस अंदर बैठे हैं उन्होंने वोट डालने, ठीक है, आपने मैंने आम आवाम ने तो एज सच नहीं कोई वोट डालना या कुछ करना, इसलिए उनका एक इन्वायरमेंट बनती है, लेकिन उनका एक हतमी कोई इन्फ्लुएंस इस पे नहीं है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जिस तरीके से इस वक्त अपनी वो जो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं है, ही हैज ऑलवेज प्लेड ऑन दी ऑफेंसिव, तो ये अब एक उनकी ऑफेंसिव गेम है, वो बिल्कुल ये नहीं कि वो किसी तरीके से भी वो हेजिटेट कर रहे हैं, नहीं, हाँ वो जो पॉलिटिक्स है, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के तरीके उस पर वो गए हैं कि जी
आए, आपको हम कैबिनेट में भी ले लेते हैं, चले मैं आपको आके मिलता भी हूँ, मैं 3 साल नहीं मिला, मैं आपके पास MQM के पास भी चले जाता हूँ, नाराज लोगों को भी मनाता हूँ। तो ही इज नाउ यूजिंग एक अपना जो एक उनका तरीका है कि जी गो ऑन दी ऑफेंसिव। दूसरा ये कि यूज ऑल द जो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के तरीके हैं या लोगों को विन ओवर करने के, तो वो मेरे ख्याल है दोनों चीजें कर रहे हैं। और तीसरा बड़ी क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट से वो कोई मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज है, ख्याल तो नहीं, क्लियरली इस्टेब्लिशमेंट को भी मैसेज है कि भाई आई प्ले टिल द एंड। अच्छा, ये समझना कि वो इमरान खान किसी भी सूरत असेंबली को तोड़ेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल भी मुमकिन है। मेरा ख्याल है ही प्ले टिल द एंड, ये असेंबली को तोड़ने वोड़ने का, और मेरा ख्याल है ऑपोजिशन कुछ भी नहीं ऐसा कर सकती। यानी कि इमरान खान का जो अपना टेम्परामेंट है वो ऐसा नहीं है कि कोई भी मूव जो है ऑपोजिशन की तरफ से वो उनको असेंबली को डिसॉल्व करने पर मजबूर करेगा या उनको किसी सूरत से रिजाइन करने पर करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली वी आर लुकिंग एट ओनली वन एंड वन इशू, विच इज के क्या ऑपोजिशन के पास वो नंबर्स हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो सक्सीड कर जाए। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अल्टीमेटली खेल जाके रुका इस पे कि इत्तेहाद जो PTI के अपने लोग हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि इत्तेहादी जो हैं उनकी तरफ से आपको मालूम है MQM तो बिल्कुल किसी सूरत जू से तू नहीं होती जब तक कि उसको एस्टैब्लिशमेंट से क्लियर कट सिग्नल ना आ जाए। तो क्लियर कट सिग्नल तो जो हमें दिखाई दे रहा है वो तो लगता नहीं कि क्लियर कट सिग्नल आए। चलिए न्यूट्रलिटी ही पर बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रल है, लेकिन PMLQ जो है वो भी जब तक PMLQ को 100% नहीं होगा कि ये इट्स अ विनिंग गेम, दे विल नॉट जंप इन। तो MQM भी नहीं जाएगी, PMLQ भी नहीं जाएगी, और भी मेरा ख्याल है कि इत्तेहादी जो एक दो और हैं, कोई हमें नहीं लगता GDA वगैरह जाएगी। तो अल्टीमेटली बात कहाँ आके रुकी है, जहांगीर तरीन और अलीम खान के और ये जो इनके अंदर के ग्रुप हैं कि क्या PTI के लोग टूटेंगे या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है कि किस तरह से ये PTI के लोग व्हाट डू दे रीड, और ये मैं नहीं मानती हमें सामने नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी लेवल पे तो कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिशमेंट का न्यूट्रल होना ना न्यूट्रल कहीं तो कुछ सिग्नलिंग होगी जिसकी बुनियाद पे जो फसली बटेरे हैं वो इधर से उधर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये है। और वो एक और चीज जो फाइनली आप देखें, हम देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा एक ये कहानी जो बनी है कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अमेरिकन और ये सारे लोग मिलके चाह रहे हैं कि ये निकल जाए। इस वजह से आप देखेंगे जी अमेरिकन में देखी व्हाट्सएप ग्रुप में नॉन स्टॉप आ रहे हैं कि ये उनको जाके मिले, अमेरिकन जिनको मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं। तो ये भी एक दिलचस्प बात है। ये हमारी पॉलिटिकल जब फुटबॉल होता है तो उसमें फिर ये भी एक फैक्टर आ जाता है। जी, इसी से कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, जब वापस आते हैं तो फिर इससे बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। जी, मुबशर जैदी साहब आपको इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आप बड़ी अमेजिंग ट्वीट्स भी करते रहते हैं। मुझे ये बताएं कि आप वाकई समझते हैं कि कोई बैन अवी साजिश हो रही है इमरान खान को घर भेजने के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक लाने की बात हो रही है और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी तहरीक लाने की बात हो रही है, इन दोनों में से सॉफ्ट टारगेट कौन सा है ऑपोजिशन के लिए? मेरे ख्याल में देखिए, अपोजिशन के लिए सॉफ्ट टारगेट जो है वो तो स्पीकर हैं, और उसकी वजह यह है कि स्पीकर का सीक्रेट बैलेट है, तो उसमें अपोजिशन का चांस है। जहां तक वजीर आजम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव है, तो मुझे नहीं समझ आती कि PTI के लोग अगर लेट से
बागी हो भी जाते हैं, तो वो वोट कैसे देंगे जब फ्लोर क्रॉसिंग का लॉ मौजूद है? उसके अलावा स्पीकर अगर रूलिंग दे दे कि जनाब ये जो है रूल मौजूद है, ही विल नॉट अलाउ पीटीआई मेंबर्स टू वोट अक्रॉस द पार्टी लाइन, तो उसके बाद तो खेल ही खत्म हो जाता है। तो अपोजिशन कहाँ से नंबर पूरे करेगी? मेरे ख्याल में ओनस जो है इस वक्त अपोजिशन के ऊपर है, और अपोजिशन जो बैंक कर रही है वो इस बात पे कर रही है कि किसी भी लम्हे न्यूट्रल होने के बजाय इस्टेब्लिशमेंट शायद उनके साथ हो जाए तो शायद कुछ हो जाए। मगर ये सारी जो सूरत हाल है इतनी इंटरेस्टिंग है कि मुझे फिलहाल ये लग रहा है कि इमरान खान जो है वो अगर इस सारे खेल में को सरवाइव करेगा, और ये इस खेल में हम स्टैब्लिशमेंट, अपोजिशन और गवर्नमेंट को अगर तीनों को भी रखें तो मेरे ख्याल में इमरान खान सरवाइव करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट विल आल्सो लूज। और ये जो आज की सियासी डेवलपमेंट है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान भी अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, वो किरदार देखें, क्या किरदार अदा करेंगे? ऐसे वही कहेंगे अपने मेंबर्स को कि आप वोट ना करें या एब्सटेन करें या एक प्रेशर ग्रुप बना लें, लेकिन ये चीजें फिर इसका मतलब है कि फिल वक्त जो तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है वो उतनी जल्दी ये चीज जो है मटेरियलाइज नहीं होगी अनटिल अनलेस वो आज ही आ जाएं और कहें कि जनाब बस दैट्स इट, अब हम इमरान खान की सपोर्ट छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि इमरान खान की सपोर्ट छोड़ने का मतलब ये है कि उन्हें पार्टी छोड़नी होगी। जब पार्टी छोड़नी होगी तो जाहिर है वो वोट के अहल कैसे रहेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर इत्तेहादी ना भी हों तो अगर वो लोग वोट दे दें पीटीआई के अपने अंदर अक्रॉस पार्टी लाइन, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में देखें स्टेटस को है, और स्टेटस को में किसी ना किसी को आकर के एक डिसाइसिव किरदार अदा करना होता है। इमरान खान का जो फ्रंट फुट पे आने का मकसद ये है कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन दोनों के लिए ये चीज मुश्किल बना दी है कि वो सामने आकर के खेल लें। जो अपोजिशन है वो बैंक कर रही है एस्टेब्लिशमेंट पे कि किसी भी वक्त वो न्यूट्रल से अपोजिशन की साइड पे हो जाएंगे तो शायद कुछ हो जाए। जब जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है, उन्हें पता है कि अगर उन्होंने डायरेक्ट इंटरफेरेंस के जरिए इमरान खान को हटाया तो इमरान खान जो हैं वो शायद उनके खिलाफ हो जाएं, और एस्टेब्लिशमेंट फिल वक्त ये नहीं चाहती शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर ज़ैदी नसीम ज़हरा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। नाज़रीन, आज एक और ख़बर सामने आई कि पाकिस्तान के साबिक सदर रफ़ीक ताहिर साहब अब हम में मौजूद नहीं है। जब एक शख्स चला जाता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट वो जो एक अच्छी रिवायत छोड़ के गया है उसको दोहराया ज़रूर जाए। 2001 में जब जनरल मुशर्रफ सदर बनना चाहते थे और उन्होंने जनरल गुलाम मोहम्मद से कहा कि वो ये पैगाम लेके रफ़ीक ताहिर साहब के पास जाएँ, उनसे कहा जाए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएँ, तो उन्होंने आगे से जवाब में कहा कि मैं किसी की हुकूमत का तख्ता उलट कर इस मनसब पर नहीं बैठना चाहता, मैं एक मुंतखब सदर हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बॉटम लाइन है आज के प्रोग्राम की, और जो भी सियासी सूरत हाल है इससे हम बहुत सबक सीख सकते हैं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।